नमस्कार, मैं मणि सर आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चर्चा का विषय काफ़ी विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। वह है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता का जो मांग चल रही है और काफ़ी लंबे प्रयासों के बावजूद अभी तक भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त हो सका है। आज हम ये समझेंगे कि हम किस आधार पर भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं और अगर भारत सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को प्राप्त करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चूँकि यह टॉपिक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे प्रश्न आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इन सब बारों में इन सब के बातों में हमें जानना चाहिए। तो पहले हम सुरक्षा परिषद को न समझ करके पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में समझें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। जब इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें विश्व में शांत, स्थिरता, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिले। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1943 में विश्व के प्रमुख राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाए और परिणामतः इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। तब से अब आज तक इस व्यवस्था के बारे में जानने की आवश्यकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना से लेकर आज तक बहुत से ऐसे इशू हैं जिस पे अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर चुका है और बहुत से ऐसे गंभीर मसले रहे जिस पर ये अपनी निष्क्रियता भी दिखा चुका है। हम ये समझते हैं कि एक तरफ इसकी प्रासंगिकता यही है कि जहाँ राष्ट्र संघ की असफलता के बाद विश्व को शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद शीत युद्ध काल और वर्तमान शीत युद्धोत्तर काल में महाशक्तियों के बीच, क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच तमाम तनाव देखे गए। लेकिन कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए वैश्विक तनाव को कम करने में, शीत युद्ध को समाप्त कराने में, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है जिसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए सभी राष्ट्र मिल करके एक साथ काम करेंगे और वैश्विक शांति स्थापना में बनाए रखने में अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण शाखा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद प्रारंभ से ही, अपनी स्थापना से ही विवादित रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, वहीं वैश्विक शांति स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शाखा है सुरक्षा परिषद, वो विश्व का सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक संगठन है। तो इस अलोकतांत्रिक संगठन के कारण सुरक्षा परिषद में वीटो पावर राष्ट्रों की मनमानी नीतियां हमेशा चलती रही। और आप जानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तभी व्यवहारिक रूप ले पाएगा, तभी वैश्विक शांति स्थापना कर पाएगा तब जब सभी राष्ट्र अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके सामूहिक हितों के लिए मिल करके कार्य करेंगे। दुर्भाग्य रहा कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर राष्ट्रों ने इसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया और अपने अपने व्यक्तिगत हितों का ही प्रयोग ध्यान रखा, जिसके परिणाम में सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति स्थापना में वह भूमिका निर्वहन नहीं कर पाया जिसकी अपेक्षा विश्व समाज करता रहा। अब बात आती है कि देखिए कि और भी है, कोई भी संगठन अगर समय के अनुसार अपने में परिवर्तन नहीं लाता है तो वह अप्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद आज अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, क्योंकि यह विश्व का
शांति स्थापना का एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में काम करता है, लेकिन राष्ट्रों का अपने अपने व्यक्तिगत हितों की टकराहट के चलते शांति स्थापना में इसका प्रयास जो है वो बहुत सराहनीय नहीं रहा। 5 वीटो पावर राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने हितों को ध्यान दिए। अब बात आती है किसके सुधार की। देखिए, ये एक अलोकतांत्रिक संगठन है। किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में जो विषय है होता है वो बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा संगठन है जहां सर्वसम्मत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अब अगर एक राष्ट्र कोई वीटो कर दिया तो कोई भी कितना भी गंभीर मुद्दा हो तो वह मुद्दा आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले गया, लेकिन चीन आतंकी संगठनों को हमेशा बचाता रहा, वीटो के पावर का प्रयोग करता रहा, दुरुपयोग करता रहा। और इसके कारण हम विभिन्न मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट बात करते हैं, समर्थन करते हैं कि आतंकवाद का सामना हम मिलकर करेंगे, लेकिन जब आतंकवाद का मुद्दा सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा उठाया जाता है तब चीन अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान देता है और आतंकवाद पर वीटो कर पावर का प्रयोग करता है। ऐसे बहुत से इशू हैं। तो अब ये समय आ गया है कि हम अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है, वैश्विक शांति स्थापना को विकसित करना है, भावी पीढ़ी को तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाना है, राष्ट्रों के बीच संघर्ष को कम करना है, तनाव को कम करना है, शांति की दिशा में प्रयास करना है, तो हमें सुरक्षा परिषद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। अब बात आती है भारत की। भारत सुरक्षा परिषद में आज के समय में विश्व के किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रबल हकदार है। वो भारत ऐसे हकदार नहीं है। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत किन किन आधारों पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ा आधार है भारत का लोकतांत्रिक मूल्य। हमें ध्यान देना है कि जहां संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, वहीं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अब विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन में भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यदि भारत सुरक्षा परिषद में लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त होती है तो निसंदेह ही संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप के नीति पर अंकुश लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद में इनके मनमानी नीतियों पर रोक लगाई जा सकती है और इससे तृतीय विश्व के देशों के उनके संप्रभुता की रक्षा की जा सकती है, उनके आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है और वैश्विक शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। तो लोग एक भारत जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, तो इस आधार पर हम यह मानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन में भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अनदेखी नहीं की जा सकती है। भारत इस लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता का प्रबल हकदार है। दूसरा हम अगर देखें तो हमारा दूसरा है भारत संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। 1945 से ही भारत इसका मेंबरशिप रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों को हमेशा फॉलो करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं, जो उसकी शर्तें हैं, उसको हमेशा वो आगे बढ़ाने का कोशिश करता रहा। तो हम इस आधार पर भी कभी हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वैश्विक राजनीति में बदलाव देखा गया, उस बदलाव के दौर में हमने अपने स्वतंत्र नीति का पालन किया। कभी किसी राष्ट्र का, कभी महाशक्ति का पिछलग्गू राष्ट्र बनने का प्रयास नहीं किया। हमने हमेशा मानवाधिकार के संरक्षण की बात की, पर्यावरण संरक्षण की बात की, हमने नव उपनिवेशवाद क्या हमेशा सदैव विरोध किया। तो भारत का जो नीतियाँ थी संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में, वो हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं और इस नीति के आधार पर भी हम अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है गुटनिरपेक्ष नीति। देखिए, ये नीति जो है, हमारी जो गुटनिरपेक्ष नीति है, ये न केवल भारत के स्वतंत्र नीति को आगे बढ़ाती है, अपितु वैश्विक शांति स्थापना में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। इन्होंने गुटनिरपेक्ष के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा
कि हम ऐसे किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे जिससे विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़े, ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिले और विश्व को पुनः तृतीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। जिन गुटों के कारण विश्व को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, भारत ऐसे किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा जिससे तृतीय विश्व युद्ध की संभावना दिखाई दी। तो कहने का मतलब क्या कि हमारी गुट निरपेक्ष नीति केवल हमारे अपने व्यक्तिगत हितों के संदर्भ में नहीं है, हमारी गुट निरपेक्ष नीति विश्व के शांति स्थापना में भी रहा है और हमने हमेशा गुट निरपेक्ष नीति का ही अनुसरण किया है। हमने शीत युद्ध काल में भी गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। हमारा संबंध सोवियत संघ के साथ भी रहा, हमारा संबंध अमेरिका के साथ रहा, पश्चिमी राष्ट्रों और पूर्वी राष्ट्रों के समूहों के साथ हम समन्वय बना करके अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमने किसी गुट में सम्मिलित होने का प्रयास नहीं किया क्योंकि हम स्वतंत्र नीति पर चलने में विश्वास रखते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि आज विश्व के जहाँ ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, विभिन्न देश विभिन्न समूहों में आपस में मिल करके ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थिरता के समक्ष खतरा पैदा कर रहे हैं, वहीं आज भी भारत गुट निरपेक्ष नीति पर कायम है। अभी हाल में आपके समक्ष यूक्रेन संकट आपने देखा होगा। इस संकट के दौरान यद्यपि हमारी निकटता बहुत ज़्यादा कुछ रूस के संदर्भ में है, ऐसा सर्वविदित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम यूक्रेन का विरोध करें और रूस का समर्थन करें। हमारी निकटता अमेरिका के साथ भी है और रूस के साथ भी है, लेकिन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट के दौरान जब भी कभी प्रस्ताव आता था तो हमने अपने स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया, न कि अमेरिका के दबाव में आकर के रूस का विरोध किया। और हमारा आज भी ये मानना है कि हमें जानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है और हम शांति के पक्षधर हैं। हम हमेशा कहते हैं कि यूक्रेन संकट का समाधान सैनिक उपायों के द्वारा नहीं, राजनीतिक उपायों के द्वारा हल करना चाहिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि हम सैन्य बल के आधार पर तात्कालिक शांति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वो दीर्घकालिक उपाय नहीं हो सकता। दीर्घकालिक क्या है? हमारा पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण आधार है शांति स्थापना का, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग। भारत इन तीनों नीतियों का पूरा समर्थन करता है। तो कहने का आशय क्या कि हमारी जो गुटनिरपेक्ष नीति थी वो यूक्रेन संकट के दौरान भी दिखाई देती है। हमने इस मुद्दे पर यूक्रेन के साथ भी शांति स्थापना का प्रयास किया, रूस को भी समझाने का प्रयास किया और आगे भी प्रयास हमारा जाएगा। तो वैश्विक शांति स्थापना में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन के रूप में शांति स्थापना के लिए प्रयास करता है तो भारत निष्क्रिय रहकर नहीं, सक्रिय रह करके वैश्विक शांति स्थापना में व्यक्तिगत स्तर पर भी शांति स्थापना में महत्वपूर्ण प्रयास करता है। और यदि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिलता है तो निसंदेह ही इस शांति स्थापना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। और जो ये वीटो पावर राष्ट्र हैं, जो तृतीय विश्व के देशों में अपने मनमानी नीतियों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, हस्तक्षेप की नीति अपनाने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं, अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तो वहाँ पर रह करके भारत ऐसी नीतियों का पुरजोर विरोध कर सकता है और छोटे छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि गुटनिरपेक्ष नीतियाँ हमारी काफ़ी प्रासंगिक हैं, पहले भी प्रासंगिक हैं और आज भी प्रासंगिक है। अमेरिका ने हमेशा क्वाड को एक सामरिक संगठन के, सैन्य संगठन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी सैन्य संगठन का राष्ट्र सम्मिलित नहीं होगा। भारत जो है केवल यह संगठन क्वाड जो हमारा है वो राजनीतिक संगठन में रहना चाहिए। तो हमारी जो भूमिका है वो आज के वैश्विक पटल पर लगातार सक्रिय और सकारात्मक रूप से सक्रिय भूमिका के रूप में आए और हमारा यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भूमिका के इस भावना से प्रेरित होकर के हम न केवल अपने देश की शांति स्थिरता सुरक्षा की कामना करते हैं, अपितु विश्व की शांति स्थिरता सुरक्षा की कामना करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिलता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती आएगी, सुरक्षा परिषद एक लोकतांत्रिक संगठन के रूप में कार्य करेगा और इससे वैश्विक शांति को बढ़ावा मिलेगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य रहा है। तीसरा चीज है शांति स्थापना में भारत की भूमिका। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शांति मिशन है,
पीस फोर्स है, शांति सेना है। इस शांति सेना में भारत की भूमिका सदैव आगे बढ़ कर के रही है, चाहे वो कांगो संकट हो, चाहे वो यूगोस्लाविया कोसोवो संकट हो, अब चाहे अफ्रीका के बहुत से, लीबिया संघ, बहुत से शांति स्थापना में भारतीय सेना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है। और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में 4000 से भी अधिक भारतीय सैनिक सेवा दे रहे हैं, जहां विश्व के अन्य तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शांति मिशन में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज भी भारत शांति स्थापना में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो इस आधार पर भी हम सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण दावेदार के रूप में दिखाई देते हैं। विश्वसनीय परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, अगला पॉइंट हमारा क्या है? विश्वसनीय परमाणु। हमारे यहाँ विश्वसनीयता का मतलब क्या है? जहाँ विश्व के विभिन्न देशों ने अपने परमाणु नीतियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनसंहारक हथियारों के विकास और भंडारण को बढ़ावा दिए हैं, वहीं भारत ने अपने परमाणु नीति को स्पष्ट किया है और कहा है कि हमारी परमाणु नीति आत्मरक्षा के लिए विकसित की गई है, न कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने के लिए दी गई है। जहां विश्व के बहुत से देश परमाणु तकनीकी का गलत तरीके से हस्तांतरण करते हैं अपने व्यक्तिगत हितों के संदर्भ में, वहीं भारत ने न किसी देश से परमाणु नीति को तकनीकी को चुराया है और न किसी अपने मित्र राष्ट्र को परमाणु तकनीकी का हस्तांतरण किया है, क्योंकि भारत जानता है कि ये परमाणु तकनीकी का हस्तांतरण कहीं न कहीं ये वैश्विक शांति के लिए खतरा बन सकता है। तो शांति के पक्षधर और आत्मरक्षा के पक्षधर होने के कारण हमारी जो परमाणु नीति है वो विश्वसनीय परमाणु नीति है। और आज भी हमारी परमाणु नीति क्या है? आज भी हम शांति के पक्षधर हैं। हम अपने देश में परमाणु ऊर्जा का विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ साथ बहुत से ऐसे देशों के साथ हम काम कर रहे हैं जहां उन देशों को भी परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रयास कर रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में हम अपने असैन्य परमाणु समझौता करके इन देशों में परमाणु ऊर्जा को विकसित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो हमारी जो परमाणु नीति है वो शांत और सुरक्षा विकास के लिए है, न कि हमारी परमाणु नीति विश्व में तनाव पैदा करने के लिए या किसी राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता को धमकी देना या उससे प्रभावित करने की नीति है। तो इस आधार पर भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। विश्व का विशाल, अगला जो है, विश्व का विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है। आज के डेट में भारत चीन को पछाड़ करके अब विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। अब आप जरा सोचिए, जहां इतना विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है, अब विश्व के इतने विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र को आप इग्नोर करेंगे तो निसंदेह हम यही कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, बहुत प्रभावी भूमिका में नहीं रह सकता है। तो हमारी जनसंख्या के आधार पे भी हम ये अपना दबाव रखते हैं। और सबसे बड़ा आधार तो आज के समय में ये रहा कि हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और हमारे विकासपरक मूल्य। इसका आशय क्या है? देखिए, भारत आज अपने आर्थिक सामाजिक विकास को लगातार बढ़ावा दे रहा है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और साथ साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये अर्थव्यवस्था का 5वां होना और बाजार का तीसरा होना ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक जो समृद्धि है, इसका उपयोगिता हम किस रूप में देखते हैं। तो हम शुरू से ही यही जानते हैं, क्या, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत अपनी ठोस अर्थव्यवस्था से न केवल अपने आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा दे रहा, अपने देश में विकास परक नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, अपितु अपनी ठोस अर्थव्यवस्था के द्वारा तृतीय विश्व के देश, अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक सामाजिक संरचना में भरपूर सहयोग भी प्रदान कर रहा। जहां बड़े राष्ट्र नौ उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग दे के, प्रलोभन दे करके उन राष्ट्रों को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनकी संप्रभुता को, उन पे कई गंभीर शर्तें भी लगाते हैं, उनकी संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वहीं भारत बिना शर्त गरीब राष्ट्रों, कमजोर राष्ट्र, आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराता है। तो हमारी आर्थिक नीतियाँ, अगर उदाहरण के रूप में देखें, अफ्रीका के आर्थिक सामाजिक अफ्रीकी कोष की स्थापना में डरबन सम्मेलन भारत ने ही सुझाव दिया था कि अफ्रीका के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक अफ्रीकी कोष की स्थापना की जाए। उस समय भारत ने $50 लाख दिया था और आज भी
हजारों करोड़ रुपए अफ्रीका के विभिन्न देशों को आर्थिक सामाजिक विकास में सहयोग देता है। अभी श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, भारत ने अरबों डॉलर श्रीलंका के आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश में है। अफगानिस्तान के साथ हमारे वर्तमान में बहुत अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन हम बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए अफगानिस्तान के आर्थिक सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करते रहे। हम दक्षिण एशियाई देशों की, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, साथ साथ जितने भी देश है जहाँ भी संभव हो सकता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों को भी हम प्रतिवर्ष क्या है आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारे जो कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा होना चाहिए विश्व के विभिन्न भागों में, वह कार्य भारत व्यक्तिगत स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों का सहयोग करता रहता है। अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिलता है तो भारत की नीतियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, विश्व में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए भारत आर्थिक विकास के मूल्य हैं, आर्थिक सामाजिक विकास के जो मूल्य हैं, भारत अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को जो सहयोग प्रदान कर रहा है, उस नीति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के किसी भी राष्ट्र के अपेक्षा सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता का प्रबल हकदार बनता है। साथ ही साथ अभी हाल के वर्षों में आप सभी जानते हैं कोरोना संकट आया, विश्व को इस संकट का सामना करना पड़ा, व्यापक जनहानि हुई। इस संकट में राजा रंग सभी एक समान हो गए, चाहे वो विकसित राष्ट्र हों चाहे विकासशील राष्ट्र हों, इन संकटों का सामना सबको करना पड़ा। लेकिन भारत एक विशाल जनसंख्या, सीमित संसाधन, इसके बावजूद उस काल में अपने जिस तरह से बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन को बनाया और इस वैक्सीन के माध्यम से उस संकट के दौरान न केवल अपने विशाल जनसंख्या के अपने देश की विशाल जनसंख्या के जीवन के विशाल जनसंख्या को जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास किया, लोगों को जान माल की रक्षा करने का प्रयास किया, अपितु विश्व के सैकड़ों देशों में कोविड का वैक्सीन पहुंचा करके संजीवनी बूटी का काम किया और विश्व के विभिन्न देशों में क्या किया, जान माल की रक्षा करने में सफल रहा। तो कोविड के दौरान भारत की जो भूमिकाएं थी वैश्विक स्तर पर, हम इस भूमिका के आधार पर भी मांग कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज हम किसी देश की अपेक्षा सबसे अधिक हकदार बनते हैं। तो कहने का आशय हमारा ये है कि जो उपरोक्त आधार अब दिखाई दे रहा है, ये सारे आधार जो आपके सामने हैं, चाहे लोकतांत्रिक मूल्य का आधार हो, गुटनिरपेक्ष नीति का आधार हो, शांति मिशन की भूमिका में भारतीय सैनिकों की भूमिका जो हो, चाहे हमारी विश्वसनीय परमाणु शक्ति या परमाणु नीतियां रही हो, चाहे ठोस अर्थव्यवस्था के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में विकासपरक मूल्यों को आगे बढ़ाने का हो, चाहे विश्व के विभिन्न देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता रहा हो, चाहे डिसआर्मेंट और आर्म्स कंट्रोल के मुद्दे पर भारत ने हमेशा समर्थन किया, जहां विश्व के बहुत से देशों ने शस्त्र भंडारों को बढ़ावा दे करके अपने शांति स्थापना का प्रयास करते हैं, अपने राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। वहीं भारत आत्मरक्षा के रूप में अपने सैन्य शक्ति का विकास करके भारत ने कभी भी शस्त्रों की होड़ में नहीं रहा। भारत ने हमेशा जनसंहारक हथियारों के डिसआर्मेंट का भी समर्थन करता रहा है। भारत ने अपनी परमाणु नीति में भी कहा है कि न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखेंगे। हमारा परमाणु जो नीति है वो परमाणु हथियारों के भंडारण के रूप में नहीं है, अपितु शांति स्थापना में है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आधार है आज के समय में वो इतने प्रासंगिक आधार हैं कि इन आधारों पे भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का डिमांड करता। आज भारत अपने सफल विदेश नीति के माध्यम से जो पांचों वीटो पावर राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इनसे अस्थायी सदस्यता में अपना समर्थन प्राप्त। एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन है, यही हमारा जो विरोध करता है, क्योंकि आज चीन भारत को अपना प्रमुख प्रतिस्पर्धी राष्ट्र मानता है। तो हमारा ये मानना है कि वक्त आ चुका है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, इसके लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। और यदि सुरक्षा परिषद में सुधार किया गया और सुरक्षा परिषद को एक लोकतांत्रिक संगठन के रूप में विकसित किया गया, विकसित और विकासशील देशों के बीच की दूरियों को समाप्त किया जाए और एशिया का प्रभावी भूमिका निभाने वाला राष्ट्र भारत को अस्थायी सदस्यता दी जाती है, तो निसंदेह ही सुरक्षा परिषद शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता। और ऐसा अगर नहीं रहा
तो ये मनमानी नीतियाँ बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो हश्र राष्ट्र संघ का हुआ और राष्ट्र संघ के कमज़ोर होने से विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, वही हश्र सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का हो सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो विश्व में एक बार पुनः ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा, तो हम तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए वक्त आ चुका है कि हम समय की परिस्थितियों को समझें, वैश्विक शांति स्थापना में अपनी सक्रिय भागीदारी को निभावें और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके मूल्यों को मजबूत करना होगा और उस मूल्य में कहीं न कहीं सुरक्षा परिषद को एक मजबूत संगठन के रूप में, लोकतांत्रिक संगठन के रूप में विकसित करना होगा। भारत अगर इसका सदस्यता प्राप्त करता है तो निसंदेह इसके लोकतांत्रिक मूल्य आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद शांति स्थापना में प्रभावी भूमिका निभा सकता है और विश्व कल्याण की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह से हमारा जो मानना है कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का प्रबल हकदार है। तो ये हमारा आज का विषय रहा है। अब कल हम किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर आएंगे। आज का हमारा यहीं तक का कार्यक्रम रहा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव भी देते रहिए ताकि हम नए वीडियो में आपको नई चीज़ें देते रहें।